नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टीसीएस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। ये करंट अफेयर्स का सेशन 2 दिन किसी कारणवश नहीं आ पाया था, बट जो भी 2 दिन की खबरें हैं वो हम आपको आगे की करंट अफेयर्स में शामिल कर देंगे, जिससे कि आपका कुछ भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं छूटेगा। आज हम लोग कई सारी खबरों के साथ आपके लिए उपलब्ध हैं। सबसे पहली खबर आपके सामने आपको दिख रही होगी। हम लोग बात करेंगे एक नरसंहार के बारे में, जिससे रिलेटेड अभी हाल ही में फ्रांस के जो प्रधानमंत्री हैं मैक्रोन साहब, इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने क्या किया है, माफ़ी मांगी है। अब ये क्या, रवांडा का नरसंहार कैसा है, क्यों हुआ था और फ्रांस ने क्यों माफ़ी मांगी है, बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है। फ्रांस एक्चुअली उस नरसंहार में रहा नहीं, लेकिन उसके बाद भी फ्रांस ने कहा कि हम अगर चाहते तो थोड़ी बहुत मदद कर सकते थे, इतना नरसंहार नहीं होता, इस वजह से हम गुनहगार हैं। क्योंकि मेरे दोस्तों, ये कहा जाता है कि अगर आप किसी गलत काम को होते हुए देख रहे हैं और आप उसमें मदद नहीं कर रहे हैं उसको कम करने में, या उसको कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, आप उसमें सहयोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी दोषी माने जाते हैं। एक दूसरा खबर है, वो भी नरसंहार ही है। हाल ही में जर्मनी ने नामीबिया में एक क्या कहते हैं, नरसंहार जो हुआ था उसको, उसने एक्चुअली नरसंहार मान लिया है। पहली वाली खबर क्या थी कि नरसंहार के रूप में उन्होंने स्वीकृति ले ली कि हाँ, नरसंहार के दोषी हम थे, मतलब हमें माफ कर दीजिए। मान्यता का मतलब है केवल उन्होंने ये रिकॉग्नाइज किया है कि हाँ, नरसंहार था, लेकिन मेरी वजह से हुआ था या हम दोषी हैं ऐसा स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो एक तरीके से फ्रांस जो है वो जर्मनी से एक स्टेप आगे बात कर रहा है, उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। और जर्मनी ने केवल क्या कह दिया है कि भाई नरसंहार था, इसके लिए वो कुछ आर्थिक मदद दे करके बात को निपटाना चाह रहा है। नामीबिया में हुए इस कत्लेआम की भी बात आज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नरसंहार की, और ऐसा माना जाता है ये दुनिया का सबसे बड़ा नरसंहार था। फ्रांस ने माफी क्यों मांगी, इस बात पे बहुत सारी बातें हैं, आइए डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन हालांकि हम आपसे क्वेश्चंस एक जगह ला करके आपसे डिस्कस कर देंगे। ठीक है। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने किस देश में हुए नरसंहार के लिए क्षमा मांगी है, तो वो कौन सा है, रवांडा है। ठीक है, तो चलिए इसकी पूरी कहानी समझते हैं, क्या मामला है। मैक्रोन आस्क रवांडा टू फॉरगिव फ्रांस ओवर 1994 जेनोसाइड। आप पूरी टाइमलाइन को पढ़िए। 1994 में जो जेनोसाइड हुआ था उसके लिए मैक्रोन ने माफी मांगी है। किससे मांगी है, रवांडा से। मैं आपको इसके बारे में अगर आउटलाइन बताऊं तो बच्चों आप याद रखिएगा, यहाँ पे कुल 8 लाख लोगों की डेथ हुई थी 100 दिनों के अंदर। तो 100 दिनों के अंदर 8 लाख लोगों की हत्याएं हुई थी। ये विश्व का सबसे बड़ा जेनोसाइड है। 1994 की बात है, और इतने सालों बाद फ्रांस पहली बार कह रहा है कि हाँ, हम इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। क्या हुआ था कहानी, ठीक है, 8 लाख लोग कैसे मर गए, आइए इस पे डिस्कस करते हैं। उसके पहले आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट में रवांडा नामक देश को देखिए। अगर आप रवांडा नामक देश को अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखना चाहेंगे तो यू विल बी सरप्राइज कि वो बहुत छोटा सा दिखता है। मतलब आप उसे विजिबल इतना नहीं है कि आप उसको मॉनिटर भी करें, लेकिन जब उसको आपको जूम करके देखते हैं तो आपको रवांडा दिखता है। रवांडा के जस्ट ऊपर पड़ोसी देशों में देखिए, युगांडा दिखता है, जस्ट बगल में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, उसके नीचे बुरुंडी है, और फिर इधर तंजानिया है। ठीक है, ये इसके पड़ोसी देश हैं। और यहीं पर एक लेक है, लेक कीवू। लेक कीवू कहाँ है, वो रवांडा का बॉर्डर बनाती है, रवांडा और कॉन्गो के बॉर्डर पे स्थित है। ठीक है, तो आप अगर रवांडा देख चुके हैं तो रवांडा में ही एक देखिए हाईलाइटेड पॉइंट है जिसे आप किगाली बोलते हैं। किगाली रवांडा की राजधानी है। किगाली से मुझे याद आ रहा है, किगाली समझौता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में नेट पे सर्च करके देखिए किगाली समझौता किससे रिलेटेड है और किगाली समझौता के बारे में क्या चर्चा थी, आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताइए। आप लोग जरूर नेट पे सर्च करिएगा, चाहे पॉज करके वीडियो को आपको नेट सर्च करना पड़े। ठीक है, चलिए, तो रवांडा आपने देख ही लिया। किगाली आप जानते ही हैं, किगाली इज द कैपिटल ऑफ रवांडा। ठीक है, ये किगाली में ही बना हुआ एक मेमोरियल है, जेनोसाइड मेमोरियल। जेनोसाइड मेमोरियल का मतलब वही जो 8 लाख लोग मारे गए थे ना, उनके स्कल्स जो हैं, उनका ये जो फोरहेड, मतलब जो इनका स्कल है, खोपड़ियां हैं, वो यहाँ पर रखी गई हैं, इतने सारे लोगों की। और ये जो है वो किगाली मतलब रवांडा की राजधानी में रखा हुआ है। ठीक है, इतने बड़े पैमाने पर मैसकर क्यों हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहानी है कि कहा जा रहा है कि फ्रांस का रोल था। अगर ऐसा होता कि फ्रांस थोड़ा सा वहाँ पे जनरसिटी दिखाता तो ये जो 8 लाख लोगों की डेथ है वो कम हो सकती थी या कुछ बचाव हो सकता था। ये जो पिक्चर आपके सामने दिख रही है, ये रवांडा में वर्तमान प्रेसिडेंट है, इनका नाम है पॉल कगामे। पॉल कगामे साहब वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं। अभी इनके बारे में ध्यान रखिएगा, अभी थोड़ी सी देर बाद इनके बारे में और सारी चर्चाएं होंगी। ठीक है,
अब इस दृश्य को देखिए, इस दृश्य को आप देखेंगे तो आपको कुछ आपके जहन में बात आएगी कि ये बहुत परेशान लोग हैं और ये कहीं ना कहीं भूख के लिए भी परेशान है। शेल्टर तो इनके पास रहने को है नहीं, बिल्कुल ऐसी ही कहानी है। ठीक है, ये एकदम बुरे हालातों में है। और ये स्कल्स को देख करके आपको लगेगा कि इतनी मात्रा में, वो जो अभी किगाली मेमोरियम आपको दिखाया गया था वहाँ पे किगाली में, उस राजधानी में, ऐसे सारे जितने लोग मारे गए थे उनकी खोपड़ियों को ऐसे ही मेमोरियल में रखा गया है, उनकी बोन्स को रखा गया है मेमोरी के रूप में। अभी जो इमैनुअल मैक्रोन साहब गए वहाँ पे रवांडा में, तो उनको लेकर के कगामे साहब गए और उस मेमोरियल में कि आप इनको श्रद्धांजलि अर्पित करिए। तो वहीं पर फ्रांस के जो प्रधान वो इमैनुअल प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या कहा है कि हम जो है वो माफ़ी मांगते हैं, किसके लिए, वो जो मैसकर हुआ था। अब ये मैसकर की कहानी अगर मैं आपको समझाऊं तो आप इतना देखिए, 100 दिन में 8 लाख लोगों की हत्याएं हुई थी। और ये कहानी अप्रैल 1994 से स्टार्ट हुई थी और ये 18 जुलाई 1994 तक में कुल 100 दिनों में लगभग 8 लाख लोगों की डेथ हुई थी। इतने बड़ी संख्या में लोगों को क्यों मारा गया, इसके पीछे एक बड़ी सी कहानी है, आइए हम आपको समझाते हैं। देखिए, जो पूरा का पूरा रवांडा है, उस पूरे के पूरे रवांडा की पॉपुलेशन देखी जाए तो लगभग 1,25,000 अभी है। मतलब कि ये मान के चलिए कि 125 लाख है, सॉरी 125 लाख जो है वो, वेट अ मोमेंट इफ आई एम मिस्टेकिंग एनीथिंग, तो आप यहाँ पे, हाँ ठीक है, दिस इज कंप्लीट पॉपुलेशन। ठीक है, और इस पॉपुलेशन का जो 84% है ना, वो एक जनजाति है जिसे आप हुतू बोलते हैं। और उसका जो 15% है वो एक जनजाति है जिसे आप तुत्सी बोलते हैं। और एक और जनजाति है जिसे त्वा जनजाति बोलते हैं, वो 1% है। तो आप इसे तो भूल जाइए, इन दोनों को ध्यान में रखिए। तो टोटल पॉपुलेशन का, ठीक है, हुतू जो है वो 84% है और तुत्सी जो है वो 15% है। ये वर्तमान की पॉपुलेशन है। अगर हम माने कि उस समय 100 लाख भी रही होगी तो 15% का मतलब है कि 15 लाख जो रहे होंगे वो कौन रहे होंगे, तुत्सी रहे होंगे, और 85 लाख जो रहे होंगे वो हुतू जनजाति रही होगी। तो ये रवांडा की उस समय की पॉपुलेशन की कहानी है। तो अगर हम इस चीज को और समझे, टाइम पीरियड को ठीक से समझे, तो उस समय, अब मैं बार बार यूज करूंगा 85%, ठीक है, मतलब हुतू जनजाति, और 15% मतलब तुत्सी जनजाति। तो हुआ क्या कि जैसे अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट के रूप में जानते हैं आज भी। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि डार्क कॉन्टिनेंट क्या है, तो अफ्रीका को ही डार्क कॉन्टिनेंट कहते हैं। ऐसा होने के बहुत सारे कारण थे कि कभी अफ्रीका को आज तक पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर पाए। ठीक है, फिर आपके मन में होगा सर ये अफ्रीका जो है वो बेल्जियम के या कोई नामीबिया, जर्मनी के, ये सब इनके कब्जे में कैसे आया। तो एक व्यक्ति थे विस्मार्क नाम के, ठीक है, और विस्मार्क ने क्या किया था, वो पूरे के पूरे अफ्रीका को पेन और पटरी, मतलब स्केल मान सकते हैं, उससे पूरे को डिवाइड कर दिया था। और उसी डिवीजन में जो रवांडा था वो किसके हाथ में पड़ा था, बेल्जियम के हाथ में पड़ा था। अब रवांडा, आप देखिए अगर पूरी की पूरी लोकेशन को देखिए, तो जहां पर यूरोप में लोग, फ्रांस के, बेल्जियम के लोग कहाँ पे रह रहे हैं, ठंड ठंड के प्रदेश में रह रहे हैं, और वो रवांडा में जैसे एकदम गर्म में जहाँ रेगिस्तान है, वहां वो पूरी तरह से रूल क्यों करना चाहेंगे। तो आपके मन में होगा सर ये बेल्जियम फिर उस पर अधिकार ही क्यों करना चाह रहा है। तो सर थोड़ा समझने की कोशिश करिए। उस समय ये मैटर ऑफ प्रेस्टीज हुआ करता था कि किसके पास कितनी कॉलोनी है और कौन कौन से देश में उसके उपनिवेश हैं, या कहाँ कहाँ वो उसके देश हैं, कौन कौन सा उसके कब्जे में है। तो उसी के चक्कर में लोग इस रेस में लगे हुए थे कि ये क्षेत्र हमारा, ये क्षेत्र हमारा। तो बिस्मार्क ने जो स्केल और पेन से पूरे अफ्रीका को बांट रखा था, उसी में जो रवांडा था वो किसके उसमें पड़ गया था, बेल्जियम की कॉलोनी बन गया था। अब जब बेल्जियम की कॉलोनी बना तो बेल्जियम ने उस पर पूरी तरह से ध्यान ना दे करके अपने एक व्यक्ति को वहां पे भेजा, और उन्होंने कहा भाई तुम जाओ और तुम वहां पे देख लो कि वहां पे कैसे शासन वासन करना है, कैसे देखना है, आप उस चीज को थोड़ा सा समझो। ठीक है, तो एक व्यक्ति को, अपने प्रतिनिधि को वहां पे भेज दिया। अब जब वहां पे अपने प्रतिनिधि को भेज दिया तो वो प्रतिनिधि वहां पे गया, ठीक है, और वह प्रतिनिधि वहां पे जाकर के क्या करता है कि वह आई कार्ड इशू कर देता है, मतलब कि पहचान पत्र इशू कर देता है, किसको, तुत्सी को और हुतू जनजाति को। मतलब हुतू मतलब 85% और तुत्सी का मतलब 15%। उनको क्या करता है, सेपरेट जो है वो आईडी कार्ड दे देता है, जिससे आईडी कार्ड से ये पता होता है कि ये हुतू जनजाति है या तुत्सी जनजाति है। ठीक है, अब इससे क्या हो गया, डिफरेंस हो गया, सेपरेट हो गया, तो अलग अलग हो गए थे।
अब यहाँ पर जो 15% थे, मतलब जो तुत्सी जनजाति थी, वो और बेल्जियम साठगांठ में आ गए। तो तुत्सी जनजाति जब बेल्जियम के क्या कहते हैं कोऑपरेशन से वहाँ की स्ट्रॉन्ग पावर, मतलब पावर होल्डिंग जनजाति बन गई और वही उस पर शासन करने लगी। ठीक है, अब जब तुत्सी वहाँ पर शासन करने लगी तो तुत्सी एक स्ट्रॉन्ग मोनार्की हो जाती है भाई, स्ट्रॉन्ग पावर में आ जाती है वो जनजाति, और जबकि 85% वाले थे वो उनका कोई पद नहीं मिल रहा था उनको। तो इसके लिए जो है हुतू के लोग जो 85% थे वो 1959 में क्या करने लगते हैं, विद्रोह करने लगते हैं कि मतलब 15% वालों को शासन क्यों, हमें शासन क्यों नहीं मिल रहा है। तो 1959 में वो क्या करने लगते हैं, रिबेल करने लगते हैं। और जब रिबेल करने लगते हैं तो 1961 में, मतलब 3 सालों में, जो तुत्सी था उसकी जो राजशाही थी उसको समाप्त कर दिया जाता है और रवांडा एक तरीके से किसके कब्जे में आ जाता है, वो हुतू जनजाति के कब्जे में आ जाता है। अब जब तुत्सी जनजाति क्या कहते हैं पद से हट जाती है तो वो अपनी जान बचाने के लिए कहाँ भागती है, वो पड़ोसी देशों में भागती है। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको पड़ोसी देशों के बारे में बताया था। पड़ोसी देशों में ऊपर की तरफ रवांडा के ऊपर अभी मैंने कहानी बताई थी, अगर आप इस चीज़ को फिर से ध्यान से देख लीजिए तो शायद आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा था, रवांडा के ऊपर युगांडा है, तो रवांडा के ऊपर युगांडा है, इधर तंजानिया है, ठीक है, इधर बुरुंडी है और फिर उधर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। तो जब कहानी बुरी होने लगी तो हुतू जनजाति ने जब कब्जा कर लिया तो ये जो तुत्सी जनजाति थी वो क्या करने लगी, भाग करके पड़ोसी देशों के शरण में चली गई। और पड़ोसी देशों के शरण में जाकर के इसने एक वो समूह बना लिया और उस समूह का पूरा नाम यहाँ पे दिया गया है, देखिए, रवांडन पैट्रियोटिक फ्रंट। तो उन्होंने आरपीएफ नाम का, ये आरपीएफ अपने यहाँ वाली रेलवे फोर्स नहीं है, ये आरपीएफ रवांडा पैट्रियोटिक फ्रंट है, जो कि क्या कहते हैं जाकर के बना लिया गया युगांडा में। ठीक है, अब वहां से क्या हुआ, रवांडा पैट्रियोटिक जो क्या कहते हैं फर्म थी, उसने क्या चालू कर दिया, विरोध चालू कर दिया। और वो विरोध चालू कर दिया तो एक बड़ी घटना, 1990 से लेकर के 1994 तक 4 वर्षों तक धीरे धीरे ऐसे लड़ाई हो रही थी और लोग एक दूसरे का विरोध कर रहे थे। लेकिन 1994 में 6 अप्रैल को एक बड़ी घटना हो जाती है कि जो वहाँ के तत्कालीन राष्ट्रपति रहते हैं, क्या कहते हैं हुतू जनजाति के, इनका नाम आप देख लीजिए अगर आपको याद हो सके, जुवेनल हाइबिरिमना समथिंग, बहुत बड़ा नाम रख रखा है इन्होंने, तो जुवेनल आप याद रखिए। प्रेसिडेंट जो जुवेनल थे, जो कि हुतू मतलब मेजॉरिटी से आते थे, उनकी प्लेन क्रैश करवा दी गई, मतलब उनकी प्लेन पर हमला हो गया और उनकी प्लेन जो है वो तंजानिया में जाकर के गिर गई, पड़ोसी देश आप जानते हैं, और इससे प्रेसिडेंट की मृत्यु हो गई। और जैसे ही प्रेसिडेंट की मृत्यु हो गई, मामला बहुत ही हाईलाइटेड हो गया और ये सिविल वॉर मैसेकर में बदल गया। और हुतू जनजाति ने, मतलब जो 85% थे, उन्होंने 15% पर धावा बोल दिया और इतनी तेजी से मैसेकर हुआ कि मान लीजिए कुल 8 लाख लोग मारे गए। 8 लाख लोग का मतलब समझते हैं, अगर मान लीजिए 15 लाख भी रहे होंगे तो लगभग 75% तुत्सी की पॉपुलेशन को खत्म कर दिया गया। इतना बड़ा मैसेकर हुआ, इन सब टाइमलाइन को आप ठीक से समझ पा रहे होंगे। और अब ये जब मैसेकर हुआ, ठीक है, मैसेकर होने के बाद रवांडा क्या कहते हैं युगांडा के बारे में आप देख रहे हैं, युगांडा वहां से क्या करता है, अपनी सेना भेजता है। जब पड़ोसी देश में इतना उत्पात हो रहा था तो युगांडा ने कहा कि हम इतना उत्पात नहीं देख सकते हैं, हम अपनी सेना भेजते हैं। तो युगांडा की सेना आकर के जो राजधानी थी क्या कहते हैं रवांडा की किगाली, वहां पर क्या कहते हैं वो आकर एकत्रित हो जाती है और उसको कब्जे में कर लेती है। और इस बात का अनाउंसमेंट करता है युगांडा कि अगर अब कोई भी यहाँ पर उत्पात मचाता है तो हम लोग उस पर फायर कर देंगे, मतलब गोलियों से उसको भूंज देंगे। और तब से लेकर आज तक वहाँ का माहौल वैसा ही है। और जो क्या कहते हैं वहाँ पे युगांडा ने पीस मेकिंग की थी, वो चीज़ें आज तक बरकरार हैं और 85% जो लोग थे वो चुपचाप वहाँ पर रहते हैं। तो अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि सर ये युगांडा के बारे में जो सब लड़ाई वड़ाई हुई, इसमें तुत्सी जनजाति का क्या हुआ, क्या वो पूरी तरह से खत्म हो गए? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कगामे साहब को दिखाया था, मतलब कि जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं कहाँ के, रवांडा के, वो एक्चुअली तुत्सी जनजाति के ही हैं। ठीक है, तुत्सी जनजाति के वो प्रेसिडेंट हैं और 1994 के बाद से इलेक्शन से लेकर के आज तक लगातार वही प्रेसिडेंट बने हुए हैं। ठीक है, अब वो जब प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने एक काम किया था, उन्होंने
ये आप प्लेन आप देख ही रहे होंगे जो तंजानिया में गिरी है, ठीक है, प्रेसिडेंट साहब की डेथ हो गई थी। तो उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने बदले की भावना नहीं रखी, और बदले की भावना न रख करके उन्होंने क्या कहा कि एक काम करते हैं, सारी पुरानी बातों को मिटा देते हैं, और जो जनजाति जो आईडी कार्ड आपको दिया गया था उस आईडी कार्ड को भी खत्म कर देते हैं। जब कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा तो फिर हम क्या कहते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, और उनकी यह रणनीति काम आती है। और कगामे साहब तब से लेकर के आज तक वहां पे राष्ट्रपति हैं, और ये अपने इलेक्शन में 95% वोट प्राप्त करते हैं, और जो 85% जो हुतू जनजाति वहां पे है वो भी कगामे को वोट देती है, केवल उनकी वो पॉलिसी की वजह से जिसमें उन्होंने रिवेंज की बात नहीं की। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे ये सब बुलेट्स है वहां पे जब मारे गए थे हुतू, ठीक है ना, छोड़ दीजिए इन सब पे। कहानी आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी। अब आपके मन में कंफ्यूजन ये होगा कि सर आपने पूरी बात तो बता दी, हुतू के बारे में बता दिया, आपने तुत्सी जनजाति के बारे में बता दिया, वर्तमान प्रेसिडेंट के बारे में बता दिया, लेकिन आप एक बात बताइए, आपने फ्रांस के लिए इसको पढ़ाया था, तो फ्रांस कहाँ से इसमें जिम्मेदार है? तो हम आपको थोड़ी सी बात बताते हैं। एक्चुअली जिस समय हुतू जनजाति तुत्सी जनजातियों की हत्या कर रही थी, 8 लाख लोग मारे गए थे, उस समय सैनिक की मदद कर रही थी फ्रांस। और फ्रांस, हालांकि फ्रांस की सेना लड़ नहीं रही थी, लेकिन फ्रांस की सेना बैकिंग में थी कि अगर मान लीजिए थोड़ी भी जरूरत पड़ती है तो हम आपकी मदद करेंगे। तो उसी एक, चाहती तो फ्रांस की सेना मदद करके बचाव कर सकती थी, लेकिन उसने क्या किया, हुतू जनजाति का समर्थन किया, जिसकी वजह से मैसकर हुआ था। तो आज जो मैक्रोन साहब ने माफी मांगी है वो उसी वजह से मांगी हुई है। तो आई होप आपको ये पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। अगर किसी को कोई दिक्कत इस पे हुई हो तो आप जल्दी से बता दीजिए, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया ये पूरी कहानी तो जल्दी से क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, और सेशन को अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए ताकि उनको भी यह जानकारी मिल पाए, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे न्यूज़ जो दिन भर के होते हैं हम आपको लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।